घटिया सरकार में लोग बैठे हुए हैं जो डर के मारे देश से ठगी करके फिर डर के मारे दबाव के मारे टिकट बरकरार रखने के लिए इतने नपुंसक लोगों की फौज इस देश में खड़ी होगी। ये देश की जनता को क्या खाक बोलने देंगे। आरएसएस की गुलामी की निशानी एक है, आपको तिलक लगाना चाहिए। इससे पता चलता है आप समर्पित हैं, आप गुलाम हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, फिर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। आपको वो निशानी भी दिखानी पड़ेगी। और इलेक्शन जीतने के लिए साउथ में तमिलनाडु बहुत चुभ रहा है। वहाँ की सरकार जो 50% रिजर्वेशन को नहीं मानती, जिसने वहाँ के ओबीसी और सब लोगों को रिजर्वेशन दिया है, जिसने वहाँ मंदिरों का एकाधिकार चल रहा था, लोग कब्जा किए बैठे थे। और कहीं कहीं जितना आदमी के पूरे शरीर में बोझ नहीं होता, इतना उनके पेटों में बोझ था। पेटों में जो वो कब्जा किए बैठे थे, उन लोगों को जब वहाँ भगाया तो उन लोगों को दर्द है। तो इसलिए आरएसएस वर्णवादी मनुवादी लोग सबसे बड़ा टारगेट आज के दिन स्टालिन और तमिलनाडु है। पेरियार की धरती है, पेरियार की फिलोसफी है, इसको खत्म करना चाहते हैं। वहां से पकड़ के ले आइए कि नया जमुरा, ये नया आदमी, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये 70 साल से जीत रहे हैं, अब हमने कर लिया तो मतलब कहने का मतलब हमारा राइट हो गया कि इन्होंने ठगी मारी, हम भी ठगी मारेंगे। आप ठगी मारने का ना लाइसेंस कांग्रेस को है ना बीजेपी को। लगता है ना चोर के मन में मोर, कि वो डिफेंड कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है जो वो करवाना चाहते हैं। और जो चोरी है इलेक्शन कमीशन के नाम पे जो चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन तो उसमें मोरा है, चोरी करने वाले तो ये लोग हैं। इनसे ज्यादा नपुंसक मैं किसी को नहीं मानता। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट बलराज मलिक। सोचिए, मुखर होकर जनता के सवालों पर सरकार से सवाल पूछते हैं। जो काम मीडिया का था वो अब वकीलों को करना पड़ रहा है। किस तरीके से इस देश में ईवीएम के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए और राहुल गांधी ने बैक टू बैक चुनाव आयोग पर जिस तरीके से विस्फोटक खुलासा किया है, उसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। सोचिए, ईवीएम पर सवाल पूछने के बजाय अब केंद्र सरकार के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई जाहिर करनी पड़ी है। सर, क्या कहेंगे? सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से और बीजेपी के मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी राहुल गांधी पर। इससे लगता है ना चोर के मन में मोर, कि वो डिफेंड कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है जो वो करवाना चाहते हैं। और जो चोरी है इलेक्शन कमीशन के नाम पे जो चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन तो उसमें मोरा है, चोरी करने वाले तो ये लोग हैं। और ये उसका मिसयूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का और इलेक्शन कमीशन का। ये अपराध की श्रेणी में आता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हाईजैक करना। और वो लोग भी जिनकी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो किसी के फेवर में काम करना, वो इलेक्शन के साथ हेरा फेरी मेल प्रैक्टिस में वो लोग भी उतने ही अपराधी हैं। हाँ, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से विपक्ष के लोग जो हैं वो दिल्ली की सीएम का क्लिप काट कर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ और बात कही थी और आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ईवीएम हैक कर रही है बीजेपी सरेआम। नहीं, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 70 साल से हो रही थी, अब हमने कर लिया। ये एबीपी जीत रही है, छात्र जीत रहे हैं, उनका यूनियन संगठन भी जीत रहा है कॉलेज में। नहीं, जीतने वाली बात अलग। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये 70 साल से जीत रहे हैं, अब हमने कर लिया तो मतलब कहने का मतलब हमारा राइट हो गया कि इन्होंने ठगी मारी, हम भी ठगी मारेंगे। आप ठगी मारने का ना लाइसेंस कांग्रेस को है ना बीजेपी को है। दोनों देश के अपराधी हैं अगर जिसने भी ठगी मारी है। तो आज के दिन हमें प्रेजेंट को देखना है, भूतकाल में नहीं जाना। प्रेजेंट में कोई इस बात को ठीक ठहराए कि पहले ऐसा हुआ, अब हमारा अधिकार बन गया है। वो अपराधी मानसिकता और अपराधी भाषा, और इससे पता चलता है वो अपराध बोध है उनके अंदर और उनको आइडिया है कि हमने गड़बड़ की है। अपराधी भाषा, आप इतिहास काल की बात कर रहे हैं। इतिहास काल में तो देश के सीजीआई जाते हैं, उनके पास याचिका आती है भगवान विष्णु पर, वो कहते हैं भगवान का मैटर है, भगवान। जब आपके दरबार पर कोई आ रहा है, को लोकतंत्र का लिहाज कर कोई याचिका दायर कर रहा है, आप उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, सम्मान अपमान क्या कर दिया उसका? उसने कहा भाई ये आपको पता होना चाहिए, ये किसी और डिपार्टमेंट के अंडर में है, हम इस पे फैसला नहीं दे सकते। जिस वकील ने या जिस आदमी ने इस याचिका को डाला होगा उसको पता नहीं क्या ज्यूरिडिक्शन किसका, इस पे कौन न्याय करेगा। इस तरह की किसी भी टूटी फूटी इमारत को यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इतिहास किसी ने गलत भी गढ़ा हुआ है, आज के लोग उस पर स्टडी करके इतिहास को करेक्ट कर सकते हैं। वो पुराने इतिहास के आधार पे, षड्यंत्रकारी इतिहास के आधार पे अगर मूर्तियों की शक्ल बदलना चाहते हैं, बहाना मिल जाएगा। जितनी मूर्तियाँ तोड़ी हुई हैं तथाकथित बुद्ध की, वो सब की विष्णु की मूर्ति बन सकती हैं। तो मूर्ति बदलने का प्रोविज़न का रास्ता खोलने के लिए ये याचिका थी। क्या कहेंगे सर, आजकल रिजर्वेशन पर कोई भी टिप्पणी दे देता है कि रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे क्यों होना चाहिए? रिजर्वेशन का मतलब
पैसा कमाना नहीं है नौकरियां। नौकरियां रोज़गार के लिए नहीं, रोज़गार तो सब लोग काम करें, प्रोडक्शन में हिस्सेदारी करें, वो रोज़गार हैं। सरकार की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए उसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन खाली नौकरी नहीं है, ये असल है कि हर समाज के लोग इस देश की व्यवस्था में भागीदार बने। क्योंकि अगर एक ही जाति के लोग कहीं पे अधिकारी या एमपी या मंत्री संतरी बने बैठे हों तो वो अपना मियाँ मुँह मिट्ठू क्या वो है मुहावरा उस तरह करते हैं और देश के साथ न्याय नहीं कर पाए। देश के लोगों को तो बहुत सारे अफसरों ने घुसने नहीं दिया दफ्तरों के अंदर, वर्णवादी मानसिकता के लोगों ने। तो ये वर्णवादी मानसिकता खाली ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखना, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता हर इंसान में घर कर गई है। वो भी किसी न किसी को अपने से कमज़ोर समझता है। ये इस परंपरा को तोड़ना है, इन कथा कहानियों को ख़त्म करना है सिलेबस से भी, जो इस तरह की मानसिकता पैदा करती हैं, हमें भेदभाव के आधार पर सोचने के लिए मजबूर करती है या हमारे को इस तरह संकीर्ण बनाती है। वो सारी कथा कहानी किताबें निरर्थक हैं, उनको हम धार्मिक किताबें नहीं कह सकते। वो मैं तो कहूँगा वो सांप्रदायिक हैं, आपराधिक किताबें हैं, आपराधिक, जो मानव को मानव से नफरत करना सिखाती है, मानव को मानव में समानता पैदा करना सिखाती है, उसकी दृष्टि को बदलती है, उसकी दृष्टि को सृष्टि के अनुसार नहीं बनने देती, बल्कि दृष्टि पोल्यूटेड करके उसको कहते हैं अब जैसी तुम्हारी दृष्टि है ऐसी सृष्टि है। सृष्टि ऐसी नहीं है, सृष्टि को से कई लोगों की भावना सृष्टि को आप और मैं नहीं बदल सकते। हम सृष्टि को समझ के उसके अनुरूप जी सकते हैं, यही मानव जाति का काम है। मेरे कहने से सूरज अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, तो इसलिए मेरी दृष्टि सृष्टि के अनुसार होनी चाहिए, न कि मेरी दृष्टि के हिसाब से सृष्टि बदलेगी। तो ये उल्टा हो रहा है। तो जो भी ये उल्टी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी अप्राकृतिक, अवास्तविक, यूनिवर्स के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट वाली किताबें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वो आपराधिक किताबें हैं, कोई भी हो, चाहे वो मैंने भी लिखी हो। आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं देश की राजधानी में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि तमाम मुद्दों पर तो बात बहस लगातार होती रहती है। हाँ, देखिए हमारा संविधान जो हमने खुद बनाया, खुद उसके अपने ऊपर लागू करके, जिसको हमने पूरे देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सब उसमें भागीदारी के साथ उस व्यवस्था को बनाना। अब देश में कोई राज नहीं है, क्योंकि राजा नहीं है तो राज नहीं है, तो इसलिए रूल भी नहीं है क्योंकि रूलर नहीं है। तो यहाँ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है। उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा संविधान में ये है कि संविधान के तहत हर आदमी की गरिमा, डिग्निटी, आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान बरकरार रखा जाएगा, उसको नीचा नहीं होने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। तो यहाँ पे जब डेथ होती है एक फॉर्मर गवर्नर की, जिसने चैलेंज किया सरकार की बेवकूफ़ियों को, गलतियों को, उस चैलेंज करने की वजह से जब वो एक्सपोज हुए लोग, तो उन लोगों ने इनसे बदला और तो कहीं ले नहीं पाए। मरने के बाद उन पे केस चलाते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, और उसमें निकला कुछ नहीं, और जानबूझ के केस लगा के डरा के एक तरह से मारने की कोशिश है ये। और मरने के बाद भी न केवल सरकार के कर्मचारी भी नहीं, इवन बीजेपी के लोग भी नहीं, आरएसएस के लोग भी नहीं, इनसे ज़्यादा नपुंसक मैं किसी को नहीं मानता। ऐसे लोगों को जो आरएसएस या बीजेपी में या सरकार में होने के नाते, चाहे अपोजिशन वाले भी हों, जो हमारे यहाँ कल्चर है, हमारी जिससे नहीं बनती दुश्मनी भी है, वो भी अगर गुजर जाता है गांव में, मोहल्ले में, हमारी परम ड्यूटी है कि उसके अंतिम संस्कार में लकड़ी डालने जाएं। अगर हम नहीं गए तो अपने आप ही सर्वविदित हो जाता कि हम ही घटिया आदमी हैं। तो घटिया आदमी दिखाई दे गए देश के अंदर कि कौन घटिया मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, कौन घटिया सरकार में लोग बैठे हुए हैं, कौन घटिया मानसिकता के बीजेपी में लोग हैं, कौन घटिया मानसिकता के लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन में भी हों, जो डर के मारे देश से ठगी करके और फिर डर के मारे, दबाव के मारे टिकट बरकरार रखने के लिए इतने नपुंसक लोगों की फौज इस देश में खड़ी होगी, ये देश की जनता को क्या खाक बोलने देंगे? तो जो अपमान हुआ वो देश ने अपना अपमान समझा। वो आदमी तो गुजर गया, उनका संस्कार हो गया, आदमी की जान गई, जहान गया, मगर देश के लोगों ने फील किया। इसलिए सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभाएं देश में इतनी हुई, इतनी आज तक किसी भी नेता की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर उनके साथ सही व्यवहार समानता का होता तो शायद लोग ये नहीं करने की जरूरत थी। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में जिस शख्सियत ने उस ज़मीन को खरीदा और फिर समाज को समर्पित करके चले गए, और जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे,
उस आदमी ने जब संविधान में लिखा लोगों की इच्छा अनुसार कि हर आदमी की डिग्निटी की रक्षा की जाएगी, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लक्ष्य जो हमारे संविधान का है, उस लक्ष्य में लिखी हुई बात को जब तार तार किया तो उसी स्थान पे ये प्रोग्राम करने का कि देश के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि दी जाए, साथ में उन किसानों को भी जिन्होंने देश की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बोलने की आज़ादी और राइट टू एक्सप्रेशन और देश की तानाशाही को रोकने का काम किया, वो चोरी चकारी से पास किए हुए कानूनों को वापस लेना पड़ा और एक प्राइम मिनिस्टर को चुपचाप चोरों की तरह से रकाबगंज गुरुद्वारे में जाते हुए देखा देश ने। फिर वो लोग सरदारों को खालिस्तानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादत इस देश में दी, मुसलमानों को पाकिस्तानी, और लोगों को जो जंगल ज़मीन की बात करते हैं, अपने हकों की बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, उनको आतंकवादी या नक्सलवादी, इस तरह का ड्रामा किया है इस देश के साथ। तो उन सब लोगों को, चाहे जल जंगल ज़मीन वाले हैं, चाहे रेप के हमारी विक्टिम बहनें हैं, चाहे SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने जब की, उसको बचाने के लिए जो शहीद हुए लोग, चाहे फ्लड के अंदर शहीद हुए, जितने भी इस देश में राष्ट्रीय अपराध की गिरफ्त में आए, ये राष्ट्रीय अपराध है। अपने देश की पुलिस और फौज द्वारा मारे हुए अपने देश के नागरिक, ये राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में मैं मानता हूँ। फ्यूचर में इसमें कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे सारे नेता ब्यूरोक्रेसी जो देश के लोगों को पकड़ने की बजाय, न्याय के सामने पेश करने की बजाय जो मारे जाते हैं, ये राष्ट्रीय अपराध है और इस अपराध में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अपराधी हैं। तो ये आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से तो इसलिए वो सभा गवर्नर सतपाल जी के साथ हुआ, क्या धनखड़ जी को भी जाट और किसान होने की कीमत चुकानी पड़ी? नहीं, उसका नहीं पता, उसका तो अभी तक गोल मोड़ है, उसका तो पता नहीं उन्हें कीमत चुकाई है कि अभी कीमत उसकी लगी हुई है। क्योंकि जिस दिन अभी उपराष्ट्रपति जो आदमी बना है, उस दिन जो आए उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो ये भी हो सकता है ये इस्तीफा भी एक षड्यंत्र हो, देश के साथ धोखा हो और देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई हो। और इलेक्शन जीतने के लिए साउथ में तमिलनाडु बहुत चुप रहा है, वहाँ की सरकार जो 50% रिजर्वेशन को नहीं मानती, जिसने वहाँ के OBC और सब लोगों को रिजर्वेशन दिया है, जिसने वहाँ मंदिरों का जो एकाधिकार चल रहा था, लोग कब्जा किए बैठे थे। और कहीं कहीं जितना आदमी के पूरे शरीर में बोझ नहीं होता है, इतना उनके पेटों में बोझ था, पेटों में जो वो कब्जा किए बैठे थे, उन लोगों को जब वहाँ पर भगाया तो उन लोगों को दर्द है। तो इसलिए RSS वर्णवादी मनुवादी लोग, सबसे बड़ा टारगेट आज के दिन स्टालिन और तमिलनाडु है, पेरियार की धरती है, पेरियार की फिलोसफी है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ से पकड़ के ले आइए कि नया जमुरा, ये नया आदमी। और निशानी क्या पता आपको? RSS की गुलामी की निशानी एक है, आपको तिलक लगाना चाहिए यहाँ पे। इससे पता चलता है आप समर्पित हैं, आप गुलाम हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, फिर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। आपको वो निशानी भी दिखानी पड़ेगी, जैसे वो मटका टांग के, झाड़ू टांग के निशानी बनाते हैं। वन व्यवस्था थोपने का प्लान है, सफल थोड़ा होगा। अब वर्णवादी मानसिकता को जूते लगेंगे इस देश में जो भी सिर उठाएगा, और ये मानवता विरोधी है। ऐसी सारी कथा कहानी ग्रंथ इस देश में अवैध घोषित करने चाहिए, शिक्षा से बिल्कुल ख़त्म करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज मलिक। सोचिए, ज़रूरी मुद्दों पर अपनी राय रखी और किस तरीके से कहा कि जो वन व्यवस्था के आधार पर आपको गुलाम बनाता हो उसको लात मार देनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।